बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। आज हम लोग जो है वो 9th क्लास के कंप्यूटर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, और इसका जो दूसरा हिस्सा है आपके पास वो है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड द फ्लो चार्ट। ठीक हो गया? तो इससे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि बुक के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, आपके प्रोफेशनल फील्ड के हवाले से, आपके कंसेप्ट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसके अंदर जो वो चैप्टर्स एंटर किए गए हैं। पुरानी बुक से नई बुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर है, हमारे पास नेटवर्क्स का चैप्टर है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे एथिकल हैकिंग के बारे में इसके अंदर इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया हुआ है। लेकिन ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला हम आइंदा के लेक्चर्स में देखते जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब किए, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो अच्छा नहीं लगता है कि भाई इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है और आप आगे से सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने जो उस टॉपिक के ऊपर, और वह है आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। तो और वो कहता है क्या है कि आपके सामने बुक में मैंने एक आपको जो क्लिप दिखाया है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सोल्व सम प्रॉब्लम। वो कहता है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई एक एल्गोरिथम को, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके कई पैटर्न हो, कई प्लानिंग्स हो, कई सॉल्यूशंस हो, कई एल्गोरिथम हो। ठीक है ना? यानी कि जैसे कि अब मैथ का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई अल्टरनेटिव वेज होते हैं। कभी एक क्वेश्चन है इस तरीके से भी हो सकता है, इस मेथड से भी हो सकता है, इस मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे एल्गोरिथम को भी बारे में वो बात कर रहा है कि एल्गोरिथम को भी लिखने के कई मेथड हैं, कई तरीके हैं। ठीक है, तो विच इज़ वन इज़ बेटर। अब आपको ये देखना है कि उन सब में से सबसे बेहतर कौन सा है। अब डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन एल्गोरिथम। तो देखना है कि उस टाइम उस एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है किस पे सबसे ज़्यादा है, आप उसको सेलेक्ट किया करोगे। मिसाल के तौर पर आप तीन दोस्त हो, एक जो है वो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है। मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ कि भाई आपने एक टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, आप लोग उस टास्क की प्लानिंग जो है मुझे सबमिट करवाते हो। ठीक है, स्टूडेंट 1 मुझे प्लान ए देता है, वो प्लान बी देता है, वो प्लान सी देता है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इन सब प्लान में से, इन सब मेथड में से, इन सब एल्गोरिथम में से सबसे बेस्ट किसने बनाया है। कौन सा प्लान जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जो सबसे ज्यादा तेजी में मेरा काम, मेरे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ऐसे किया करना है। इसके आगे वो कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी कि वो कहता है कि दो स्टेप्स हैं, दो कंडीशंस हैं जिसके ऊपर जो वो दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एल्गोरिथम जो है वो डिपेंड करता है। पहला है आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स और दूसरा है आपके पास स्पेस यूज्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। अब ये नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास क्या है? वो कहता है कि एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। वो कहता है कि एक एल्गोरिथम जो है वो सबसे बेहतर एफिशिएंट तब होगा जब उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम होंगे। जाहिर सी बात है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स हम ज़्यादा कर लेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कोशिश ये किया करनी है कि जो आप स्टेप्स लिखें एल्गोरिथम के अंदर, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कोशिश करनी है कि आप जितना कम से कम लिख सकते हैं, जितना कम से कम स्टेप्स उसको प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता है, आप उसको कीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आप बीच में से स्टेप्स को आप काट दें, उसको निकाल दें। स्टेप्स आपने प्रॉपर लिखने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि जितना कम से कम लाइंस के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बस वो बताइए। इतनी डिटेल, इतना उसे खींच के नहीं बताना है कि आपके प्रॉब्लम आप उस चीज़ को पढ़ के थोड़ा सा उकता जाओ, उसमें एम्बिग्युइटी पैदा हो जाए। तो ऐसा काम आपने नहीं करना। ठीक है, सिंपल बनाना है और ईजी बनाना है। दूसरी चीज़ उसने यूज़ की है स्पेस यूज्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। अब वो कहता है कि अभी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी आप यूज़ करते हैं उसकी स्पेस भी तो रिक्वायरमेंट है। इसलिए उसने लिखा है वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द एल्गोरिथम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज लेटर यूज्ड टू गिव द रिजल्ट। वो कहता है कि समटाइम्स एल्गोरिथम के अंदर ऐसे जो वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करते हैं, डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि आपको आगे जाके इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम तक वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो फिर आपको कोई प्रोग्राम को, उस एल्गोरिथम को इस तरीके से एफिशिएंट बनाना होगा कि भाई कोशिश यही करनी है कि वो जो डाटा है वो कम से कम आपके कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ करे।
ठीक है, तो इसलिए उसने आगे लिखा हुआ है एन एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरी स्पेस, यानी कि एक एल्गोरिथम जो कि कम स्पेस ले रहा है मेमोरी के अंदर वो ज़्यादा एफिशिएंट है बनिस्बत उस एल्गोरिथम के जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरी को रिजर्व कर रहा होगा। इस एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर जैसे खवातीन किचन में काम कर रही होती हैं, तो लेट्स सपोज उनको 2-3 डिशेस को बनाना है, तो जिस टेबल पे रख के उन्होंने कटिंग वगैरह मिक्सिंग वगैरह चीज़ों को इंग्रीडियंट्स को करना है, अगर उन्होंने उस टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रख लिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको जो है वो बिरयानी बनानी है और आपको गजरेला बनाना है और चाय भी बनानी है, ठीक है, गेस्ट आ रहे हैं, तो आपने उन सब का सामान एक साथ अपने उस टेबल पर रख लिया, तो फिर आपको कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, आपको जो चीज़ों को मिक्स करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो एक किस्म का कह सकते हैं कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, काम करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर ऐसा होता कि भी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पड़ी हों, ऑन द स्पॉट जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मंगवा ली जाए, वो कबर्ड से बाहर निकाल ली जाए, उस चीज़ को रख के काम किया जाए, तो ज़्यादा स्पेस होगी, आराम से उनसे अच्छे तरीके से कटिंग हो सकती है, अच्छे तरीके से काम हो सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब स्कूल को हम होमवर्क करना होता है, मिसाल के तौर पर हमें कंप्यूटर का काम करना है, तो हमने अपने टेबल पे जहाँ पे बैठ के हम अपना काम करते हैं, वहाँ पे अगर हम मैथ की बुक्स रख लें, उसके नोट्स भी रख लें, रजिस्टर भी रख लें, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो बुक्स भी बाहर निकाल के बैग में से रख लें, एक ढेडी से लगा दें यहाँ पे सारा, तो क्या होगा कि वो आपके उस टेबल की स्पेस उसने रिजर्व कर ली है, आपके लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि जिस चीज़ की आपको जब ज़रूरत है आप उस टाइम उस चीज़ को वहाँ पे रखें और चीज़ को यूज़ कर लें। तो कोशिश यही करनी है कि कम से कम स्पेस यूज़ करें। तो जब आप कम से कम स्पेस यूज़ करेंगे तो आपके पास जो बाकी स्पेस है उसके ऊपर काम करना ज़रा ईजी होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे उसने बताया कि जो डाटा आपने यूज़ करना है इस तरीके से आप एल्गोरिथम के अंदर यूज़ करें कि ये कोशिश हो कि मेमोरी की स्पेस कम से कम यूज़ हो। खैर आगे चलते हैं अगले पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर से आपके सामने जो वो ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने मार्क करवाया है, पहले आपको मैं वो पढ़ाऊंगा, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल आ रही है, 2 एग्जाम्पल आ रही है, तो पहले मैं पहले एग्जाम्पल को आपको गाइड करूँगा। तो आइए सबसे पहले जो है वो एफिशिएंसी एल्गोरिथम का जो पैराग्राफ है सबसे ऊपर जो मैंने मार्क किया था उसके अंदर क्या लिखा होगा वो देख लेते हैं। वो कहता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिथम टेक्स लेस स्पेस इन द मेमोरी एंड हैज मोर नंबर ऑफ स्टेप्स whereas अदर एल्गोरिथम टेक्स मोर मेमोरी एंड हैज नंबर ऑफ स्टेप्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका कहने का यहाँ पे मतलब है कि भाई ऐसा भी मुमकिन है कि भाई आप एक एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स को ज़्यादा करें तो मेमोरी में जो स्पेस है वो ज़्यादा रिजर्व कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी की जो है वो स्पेस कम रिजर्व हो, लेकिन बनस्बत उससे क्या हो कि आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है एल्गोरिथम के वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो फिर उस टाइम आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, गेम खेलनी पड़ती है, आपको सिचुएशन को देख के आपको जो कंडीशंस देखनी पड़ती है कि उस टाइम आप नंबर ऑफ स्टेप्स को ज़्यादा करें या कंप्यूटर के मेमोरी की जो स्पेस है उसको आप ज़्यादा करें। तो आपको फिर एक डिसीजन लेना पड़ता है कि यहाँ तो आप मेमोरी स्पेस उसको कम यूज़ कर ले या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर ले। तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ जाती है कि जहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर हम कम करने की कोशिश करते हैं वहाँ से कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा हो जाती है, या कंप्यूटर की मेमोरी कम करते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आप आगे प्रोफेशनल फील्ड में जब आप जाएंगे एल्गोरिथम को प्रोफेशनल जब बनाएंगे ना तो तब आप इन चीज़ों को फेस करेंगे, और अगर आपको ये मेरी बातें तब याद हों, ठीक है, तो देखना है कि आपको इन चीज़ों का बहुत फायदा होगा, ठीक है। इसलिए उसने इसके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सेक्युलर्स इन दिस केस देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी। तो उस टाइम जो है वो फिर एक ट्रेड ऑफ मतलब एक बिजनेस सा एक गेम से खेली जाती है इन दोनों चीज़ों के दरमियान। जो पॉइंट्स हमने पहले भी लिखे थे, एक या तो मेमोरी की स्पेस के बारे में, दूसरा नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में। तो आप डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब डिज़ाइनर जब वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिसीजन करेगा, देखेगा कि भैया मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या मेरे पास कंप्यूटर की मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि मैं नंबर ऑफ स्टेप्स को ज़्यादा कर सकूं। तो अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ स्टेप्स को ज़्यादा कर लो, और अच्छी बात है। बस किसी तरीके से आपने अपने एल्गोरिथम को एफिशिएंट करना है कि वो तेज़ी से और आसानी से आपका काम कर सके, ठीक हो गया। अब इसकी जो आगे एग्जांपल थी वो भी अब जरा देख लेते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। वो कहते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव 2 एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स हैं, एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वन एल्गोरिथम हैज n नंबर ऑफ स्टेप्स वेयर इज द अदर एल्गोरिथम हैज द n स्क्वायर स्टेप्स। यानी कि मैं कहता हूँ कि जैसे भी मैंने पहले भी एग्जांपल ली थी आप दोस्तों की, तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई आपके 2 फ्रेंड्स हैं या 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि उनको मैं एक टास्क देता हूँ, एक एल्गोरिथम बनाने के लिए देता हूँ कि भाई इस चीज़ को रेडी करो। तो एक स्टूडेंट जो है लेट्स सपोज वो कहता है कि n स्टेप्स
फॉलो करता है। n स्टेप मीन्स लेट्स सपोज वो 5 स्टेप्स में एल्गोरिथम को सोल्व कर लेता है। तो दूसरा जो फ्रेंड है वो n स्क्वायर मीन्स 25, 5 का स्क्वायर 25 स्टेप्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब जरा खुद बोलिए, अब खुद सोचिए कि भाई आपके पास 5 स्टेप्स का एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है ये 25 का, तो आप यही कहोगे कि 5 स्टेप्स में हमारा काम सोल्यूशन जल्दी से हल हो रहा है, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसीलिए उसने लास्ट में लिखा है इन दिस केस फॉर्मर एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट देन द लेटर वन, कि भाई जो पहले आने वाला एल्गोरिथम है जो कि n नंबर ऑफ स्टेप्स का था, वो जो 5 स्टेप्स का था वो ज़्यादा एफिशिएंट है बनिस्बत किसके, n स्क्वायर वाले के, बाद वाले के जो 25 स्टेप्स वाला था। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो गया होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने से आपका एल्गोरिथम कैसे एफिशिएंट होता है। खैर पेज के जो है हम बाकी हिस्से पे चलते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने है, इससे भी ज़रा आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर होगा। तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। वो कहते हैं कि वी नीड कंप्यूटिंग फॉलोइंग। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये आपने याद नहीं करना, ठीक है, ज़रा समझने के लिए। वो कहते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + एंड सो ऑन चलता है जो 99, आपने इन सब नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, और बताना है रिजल्ट क्या है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो काम कई तरीकों से हो सकता है। अब आपको देख रहा है कि कौन से मेथड से ज़रा एफिशिएंटली ज़रा जल्दी से काम हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। वो क्या करेगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, उसके बाद 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 20 + 7 28 और एंड सो ऑन। हर नंबर्स को पिछले वाले नंबर्स में ऐड करता हुआ चलता जाएगा 99 तक पहुंच जाएगा और आपके पास एक सम आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो आपके पास ये हो गया। जैसे कि उसने लिखा भी हुआ है कि हाउ कैन वी फाइंड इट्स आंसर, डिफरेंट माइंड कैन हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि डिफरेंट माइंड के अंदर डिफरेंट मतलब बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। तो अब देखना है कि आपने इसका बेस्ट आइडिया कौन सा है। वो कहता है कि वन सोल्यूशन इज, जो भी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग एडिंग नंबर्स फ्रॉम द बिगनिंग, कि भाई नंबर्स को शुरू से ऐड करना शुरू कर दें एंड कीप एंडिंग टिल देन, और एंड तक जब इसको आप ऐड करते हैं तो आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आइए अब आपको मैं इसका एक और सोल्यूशन बताता हूँ जिसको उसने आगे लिखा हुआ। कहते हैं कि अदर सोल्यूशन इज स्टार्ट मेकिंग पेयर्स एज 1 + 99, 2 + 98, 3 + 97। अगर आप गौर से देखिए सबसे ऊपर वाला जो सीक्वेंस है 1 + 2 + 3 + 5 एंड सो ऑन 99 तक, गौर से देखिए उसने क्या किया, सबसे पहले नंबर को और लास्ट नंबर को दोनों को ऐड किया। 1 और 99 को कितना, वो 100। ठीक है, फिर 99 से पीछे क्या होता है 98 और 1 से आगे क्या होता है 2, तो 98 + 2 उसका एक पेयर बना लिया, वो हो जाएगा 100। फिर 3 और वहाँ से 97, मतलब वहाँ से 99 से बैकवर्ड आते गए और वहाँ से 1 से आगे आते गए, तो वो पेयरिंग बनती गई। जैसे कुछ नीचे पेयर ब्रैकेट्स में दिखाई आपके नजर आ रहा होगा, 1 + 99 है, 2 + 98 है, इन सबको आप ऐड करते जाए, आपके पास आंसर 100 ही आता जाएगा। ठीक है ना, ये बात तो समझ आती है ना, हर पेयर में आपके पास 100 आंसर आ रहा है। तो फिर आप ऐसा करो कि इसी तरह इसका पेयर बनाते जाओ। ठीक है, जब सारे नंबर यूज हो जाए, बस जब पेयर्स बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, उन पेयर्स को काउंट कर लो भाई कितने पेयर्स हैं। कभी 10 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं या 9 पेयर्स हैं, जितने भी वो पेयर्स बने उन पेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने आगे बोला भी हुआ है कि वेयर ईच पेयर गिव्स द आंसर 100, कि हर पेयर 100 रिजल्ट दे रहा है। वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स, हम उन नंबर ऑफ पेयर्स को काउंट करेंगे कितने पेयर्स बनते हैं, एंड मल्टीप्लाई दैट काउंट विद 100, और फिर जो उसकी काउंटिंग आपके सामने आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। देन इन द रिजल्ट वी ऐड 50 एज इट इज नो वेयर इन एनी पेयर, तो उसके बाद हम उसके अंदर 50 भी ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप पेयर सारे बनाओगे तो 50 एक ऐसा नंबर आएगा जो रह जाएगा, जो किसी भी पेयर में नहीं आ रहा होगा। तो सारी पेयरिंग आप काउंट कर लो, पेयर काउंट करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा उसमें 50 प्लस करना, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो पहले भी वाला भी एक मेथड था कि भाई आप हर नंबर को प्लस करते जा रहे हो, ये एक मेथड 1 जो सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ था। दूसरा मेथड उसने बताया कि आप पेयरिंग कर लो, पेयरिंग में हर पेयर में 100 बनता जाएगा, पेयर्स को काउंट कर लो, जल्दी काउंट हो जाएगा, जल्दी पेयर्स बन जाएंगे, उसको बाद में मल्टीप्लाई करना, 100 से 50 ऐड कर देना। तो ये काम पहले वाले मेथड से और तेजी से होगा। तो देखो हमने काम को एफिशिएंसी इस तरीके से भी काम को अपने, ये एक किस्म की बच्चे की सलाहियत भी होती है कि आप कैसे जाओ अपने प्रॉब्लम को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो कि यहाँ पे इतनी वजाहत से तो नहीं दिया गया, क्योंकि ये मैथ का हिस्सा आप आगे जाके मैथ में ज़रूर पढ़ोगे। वो कहता है कि जब आपको किसी रेंज का सम निकालना हो, जैसे 1 से लेकर 99 नंबर्स तक आपको सम निकालना है,
तो मैथ के अंदर जो है वो इसके एक फार्मूला दे दिया गया है, अगर आप वो फार्मूला अप्लाई कर लें तो आपके पास जो है वो उससे जल्दी से निकल आएगा। इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट 3 स्टेप्स का एक आंसर होगा। जैसे कि अनदर सोल्यूशन इज टू यूज अ फार्मूला, वो है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास फार्मूला है, वेयर n इज द लास्ट टर्म। तो n आपके पास क्या लास्ट टर्म, इट मीन्स अगर आपको 1 से लेकर 99 नंबर्स तक अगर आपको सम फाइंड करना है तो लास्ट टर्म 99 है। तो जहां जहां पे फॉर्मूले में 99 आ रहा है, वहाँ n आ रहा है, वहां पे 99 लिखते जाए। तो बस ये नीचे लिखा भी हुआ है 99 इंटू 99 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 100। 100 को 99 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो हो जाएगा आपके पास 9900 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो ऊपर आपने 2 मेथड किए थे। तो तीनों मेथड के आंसर सेम है, बस आपको ये देखना है कि एफिशिएंसी किस चीज़ में है, किसको जल्दी से और आसानी से आप कर सकते हो। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। आज अब इसके बाद है वो एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन जो है बुक में प्रोवाइड की गई है कि बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको इससे पीछे एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, लेकिन उसने लिखा क्या हुआ वो आप पहले देख लें। वो कहते हैं कि देयर आर 64 स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड। जो शतरंज होती है आपने देखी होगी, है आप लोग बच्चे खेले तो नहीं होंगे क्योंकि आप नए किस्म की लेटेस्ट गेम्स खेलते होंगे। ये बहुत पुरानी जो है वो एक गेम है जो कि बादशाहों के ज़माने में गेम जब खेली जाती थी तब की बात है ये। तो खैर वो कहता है कि उस बोर्ड के ऊपर चेस, अगर आपने वो चेस नहीं देखा अभी आपको मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जो चेस है आपके पास उसके ऊपर जो बॉक्सेस होते हैं वो टोटल 64 होते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। वो कहते हैं कि इफ वी प्लेस वेट अपॉन ईच स्क्वायर सच दैट 1 ग्रेन इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट स्क्वायर, 2 on the second and 4 on the third and so on, doubling the number of the grains at each square। तो वो कहता है कि अगर आप उन 64 स्क्वायर्स के ऊपर पहले स्क्वायर के ऊपर आप चावल का एक दाना रखें, ठीक है, या गंदम का एक दाना रखें, कोई भी आप जो वैल्यू लगा लीजिएगा। तो उसके बाद सेकंड उसका डबल कर लो तो कितना हो जाएगा 2 दाने। उसके बाद थर्ड में उसका डबल कर लो तो 2 to the 4, फिर 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो हर बॉक्स में आपने पहली वाली वैल्यू को डबल करता जाना है, ठीक है। फिर 32 से 64, 64 के बाद 128 आपको एक बॉक्स के अंदर दाने रखने होंगे। उसके बाद जब 128 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 256 है, फिर आपके पास 512 है, फिर आपके पास 1024 है, फिर आपके पास 2048 है, फिर आपके पास 4096 है और एंड सो ऑन। अगर आप 64 तक चलते जाओगे तो कितना नंबर बन जाएगा? नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो क्या है आपके पास 18 446 7440 73 551 615 ग्रेन्स ऑफ द व्हीट, यानी कि वो आपके पास जो दाने हैं वो इतने दाने उस लास्ट बॉक्स में रखे जाएंगे, ठीक है। अब इसके पीछे मैं जब स्टोरी सुनाता हूँ तो वो ऐसा है कि जो चेस का इन्वेंटर था वो जो है उसने बादशाह को इस चीज़ को पेश किया और बताया कि ऐसे जो है वो शतरंज ऐसे खेली जाएगी। तो बादशाह को वो गेम बहुत पसंद आई, तो उसने कहा कि चलो मांगो। आप उस इन्वेंटर को कहा कि मांगो, आप क्या मुझसे मांगते हो, मैं आपको इनाम में क्या दूँ। वो कहता है कि भाई आप ऐसा करें कि आप पहले बॉक्स में जो है ना एक मुझे चावल का दाना दे दें और हर बॉक्स में उसका डबल करते जाएं, ठीक है। अब बादशाह ये बात सुन के हंस पड़ा कि इसने कितना क्या मांग लिया मुझसे, यानी कि उसे इस चीज़ का पता अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई वो वैल्यू कितनी बड़ी बन जाती है। तो बस वो उस चीज़ पे हंस रहा था कि भाई इसने क्या मांगा, कोई बड़ी चीज़ मुझसे मांगता तो चलो समझ आती है वो। तो वो अपने जब काम करने वाले उन सबको कह देता है कि भाई इसकी जो वो अजांचों को कह देता है कि भाई इसकी मुराद को पूरी की जाए, ठीक है। तो होता ये है कि एक हफ्ते बाद वो इन्वेंटर दोबारा बादशाह के पास आता है कि आपने मेरा इनाम अभी तक नहीं दिया। तो फिर जब वो उन खजांचियों को बुलाता है कि भाई इसका इनाम अभी तक क्यों नहीं दिया गया, तो वो बताते हैं कि भाई इसने जो मांगा है वो इतना बड़ा है कि वो सल्तनत में उतने तो चावल ही मौजूद नहीं है। तो उसने कहा कि अभी उसने क्या ऐसा मांग लिया है। तो उसने थोड़ा सोचा, उस चीज़ पे गौर किया, तो आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि भाई एक स्क्वायर के ऊपर एक चावल का दाना, दूसरे पे उसका डबल किया 2 आ गया, फिर आपके पास 4 आ गया, फिर आपके पास 8 आ गया, फिर आपके पास 16 और ऐसे बढ़ते जाएंगे। मैं थोड़ा सा और इसको वाज़िया करता हूँ कि उसके अंदर क्या होगा, देखो बढ़ते 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 इतने ज़्यादा हो जाएंगे, हालांकि वो सारे इस चेस बोर्ड पर समा तो नहीं पाएंगे, लेकिन वैल्यू आपके पास क्या बनेगी उन चावल्स की, उन ग्रेन्स की, तो वो आपके सामने आ रहा है। मैं इसको ज़रा अब मैथमेटिकल इसको पढ़ के बताता हूँ कि ये आपके पास क्या है। तो वो है आपके पास 18 क्विंटिलियन, ठीक है। ये अब आपने इस चीज़ को याद रखना होगा। 18 क्विंटिलियन, 446 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709 मिलियन,
551,000 एंड द 615। तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, इन सब नंबर्स को मैंने अलग-अलग आपको करके बता दिया ताकि आपको याद करने में ज़रा आसानी और इसको पढ़ना कैसे है आपको ये भी पता चल जाए। 18 क्विंटिलियन वो है आपके पास 18 क्विंटिलियन, 446 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709 मिलियन, 551,000 एंड 615। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। आइए अब हम जब उसका इस आज के टॉपिक का लास्ट हिस्सा पढ़ते हैं, वो है आपके पास डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम्स एंड द फ्लो चार्ट। वो कहते हैं कि इस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल से डिफरेंस आपके पास ये है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के जब स्टेप्स लिखते हैं, वो जो लिखे हुए स्टेप्स हैं वो आपके पास एल्गोरिथम को लाएगा, और उसी सोल्यूशन के लिखे हुए स्टेप्स का अगर आप पिक्टोरियल शक्ल में आपको उसको रिप्रेजेंट कर दें, ये भी सोल्यूशन है, वो जो पिक्चर थी वो भी सोल्यूशन है, लेकिन वो लिखा हुआ है, ये तस्वीर बना हुआ है, तो ये आपके पास एल्गोरिथम है, ये आपके पास फ्लो चार्ट है। बस दोनों में आपके पास यही चीज़ का फर्क है कि एक में आपके स्टेप्स आ जाते हैं, एक में आपकी ड्राइंग आ जाती है, और हो दोनों ही सोल्यूशन की तरफ रहे हैं। अब ये देखना पड़ता है कि कौन सा तरीका आपको कहाँ पे अपनाना पड़ता है। समटाइम्स आपको दोनों ही यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही से इसका डिफरेंस है जैसे एक स्टोरी और एक मूवी है, तो इन दोनों में आपके पास जो आपस में कंपैरिजन है वही बनता है जैसे एक एल्गोरिथम का और एक फ्लो चार्ट का बनता है। तो आइए इसके कुछ एडवांटेजेस मैं फ्लो चार्ट के आपके सामने दिखाता हूँ। वो कहता है ईजी टू ड्रॉ, कि फ्लो चार्ट को जो है वो बनाना थोड़ा सा आसान है, उसकी ड्राइंग करना इजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, अगर उसके फ्लो चार्ट के अंदर कोई एरर्स हैं प्रोग्राम के अंदर तो वो आप आसानी से पता चल सकते हैं उस ड्राइंग को देखते हुए। इजी टू ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, कि भी एक फ्लो जो है उसका प्रोसेस का एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, क्योंकि वो फ्लो लाइंस बनी होंगी, डायरेक्शंस नजर आ रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा कि भाई प्रोग्राम एल्गोरिथम कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। हमने पहले एल्गोरिथम्स किए भी थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इससे पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने एल्गोरिथम्स के एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं। तो अब आइए इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, आपके स्क्रीन पे आ चुके होंगे। वो कहता है कि मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट को बनाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, जैसे कि ड्राइंग को बनाने के लिए टाइम चाहिए, इसको भी ऐसे चाहिए। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, तो बाज़ औक़ात ऐसा कि उसके अंदर आपको चेंजेस करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको तब्दील करना है, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द लार्ज प्रोग्राम्स, तो अगर आपके पास लार्ज प्रोग्राम्स है उसका फ्लो चार्ट बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई उसको देखते साथ समझ आने के बजाय उस चीज़ को ही आप जब वो उसके अंदर क्या कहते हैं कि आप एम्बिगियस उसमें थोड़ा सा उतार जाते हो कि भाई ये पता नहीं क्या चीज़ समझ आ गई, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इतनी पेचीदगी आ जाती है कि वो उसको आप समझ नहीं पाओगे इस फ्लो चार्ट को। तो इसलिए इस बड़े प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आइए अब एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। एल्गोरिथम के अंदर क्या है, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे। वो कहते हैं इजी टू राइट, इसको लिखना आसान है, ओके फाइन। टेक्निक्स टू राइट एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड, अब जिस टेक्निक से उन एल्गोरिथम को लिखा जाएगा उसको फिर पढ़ना भी आसान होगा, वेरी गुड। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल, अब ये इसका एडवांटेज बड़ा जबरदस्त है। वहाँ पे लार्ज प्रोग्राम्स का प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे लार्ज प्रोग्राम्स का जो एल्गोरिथम है बनाना जरा आसान है और वो हेल्पफुल भी देगा। जबकि इसके डिसएडवांटेज आपके पास क्या है कि बिल्कुल उसी तरीके से अगर एल्गोरिथम के अंदर भी चेंजेस लानी है, मॉडिफाई करना है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। और सेकंड पॉइंट है शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट वेरी इजी, फ्लो चार्ट के अंदर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना वो जरा काम आसान था, उसको दिखाना उसको समझना भी आसान था, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे उसको लेके जाना, उस चीज़ को समझना, उसके लॉजिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एरर्स, और अगर आपने अपने एल्गोरिथम के अंदर गो टू यूज़ किया हुआ है, ये गो टू एक कीवर्ड है जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है, तो आपको उसके अंदर से फिर एरर्स अगर आते हैं वो तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जब समझ आएगा, जिसके अंदर हमने आज एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम देखा कि एल्गोरिथम की स्पीड को हम कैसे बेहतर किया जा सके। हमने बताया कि नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर लो या फिर जब उसके कंप्यूटर की मेमोरी को हम कम कर लें, ठीक है। फिर हमने इसका डिफरेंस देखा, एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट का क्या डिफरेंस था, उसके जो है वो हमने एडवांटेज देखे, उसके डिसएडवांटेज देखे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।